हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप सेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे नए प्रश्न। यहाँ पे आज आपको बिल्कुल नए नए प्रश्न मिलने वाले हैं। जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। इसका कोई नेक्स्ट क्लास नहीं आएगा। एक क्लास में आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और जो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में सभी प्रश्न आपके यहीं से ज़रूर फंसेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देर ना करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम यहाँ पे आपके प्रश्न और आपके प्रश्नों के उत्तर को बताते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस देखने को मिले। जितना क्वेश्चंस आप लोग देखे रहोगे, अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तुरंत आप देखते ही टिक मारकर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और जो प्रश्न आपको नया लगे, वह प्रश्न आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला आपका है कि वे पदार्थ हैं जिन पर पड़ने वाले प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, वह आपके क्या कहलाएंगे। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके हो जाएंगे अल्प पारदर्शक, ठीक है। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड आपका है किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। बिंदु प्रकाश स्रोत से, सूर्य के प्रकाश स्रोत से, या फिर सभी प्रकाश या अल्प पारदर्शक। इसमें आपका क्या होगा। अगर हम बात करें आंसर की, तो बिंदु प्रकाश स्रोत से कोई भी उपछाया नहीं बनती है। अब ये आपका उपछाया क्या होता है। परछाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। परछाई से जो आपकी परछाई बनती है, धूप से या किसी भी चीज़ से, किसी भी लाइट से, रोशनी से, किसी भी प्रकाश से, वह आपका उपछाया के अंतर्गत आएगा। अब ये आपका बिंदु प्रकाश क्या होता है। जैसे कि दोस्तों, बिंदु आपका वो होता है जहाँ से आपका प्रकाश स्टार्ट होता है, ठीक है, वह आपका बिंदु के अंतर्गत आएगा। और यहाँ से आपका कोई भी उपछाया देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरती है, तब क्या होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, या फिर खंड चंद्र ग्रहण होता है, या चौड़ा प्रकाश स्रोत होता है। क्या होता है आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा खंड चंद्र ग्रहण। सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है मंगलयान मंगल ग्रह की सतह पर कब पहुंचा था। अगर हम बात करें कि कब पहुंचा था, इसमें आपका हो जाएगा 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया था, ठीक है। आइए जैसे यहाँ पे आपका है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री की बात की जा रही है। बहुत ही मशहूर नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। जैसे यहाँ पे आपका है नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, या फिर यूरोपीय संघ, या वाशिंगटन डीसी। नासा की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा का लाल रंग उपस्थिति के कारण होते हैं। यूरिया, कैल्शियम कार्बोराइड, आयरन ऑक्साइड, या फिर उपरोक्त सभी। मृदा के लाल रंग की उपस्थिति के कारण पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मिट्टी में आलू अधिक अच्छा होता है। चिकनी मिट्टी में, गाद मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, या फिर दोमट मिट्टी में। किस मिट्टी में बालू सबसे अच्छा होता है, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट में इसमें आपका हो जाएगा बलुई मिट्टी में, ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। कम, अधिक, नहीं होता, या समान रूप से होता है। वृक्षारोपण की बात की जा रही है। अगर दोस्तों वृक्षारोपण हम लोग अधिक से अधिक करेंगे, तो कहीं ना कहीं समान रूप से कटाई होगी, ठीक है। जैसे मान लो जहाँ पर अधिक पेड़ होते हैं, वहाँ पर बरसात के मौसम में या फिर अगर बाढ़ आता है, तो मिट्टी की कटान बहुत कम होती है। अगर पेड़ नहीं होते हैं,
तो कहीं ना कहीं मिट्टी की कटान बहुत अधिक देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आपका है बारीक बालू के कणों की माप होती है। बारीक बालू की कणों की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा 0.02 मिमी से 0.2 मिमी तक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? 60% से 80%, 50% से 60%, या फिर 60% से कम, या 60% से अधिक। अगर बात करें इसके उत्तर की तो इसमें आपका हो जाएगा 60% से 80% तक। ठीक है, 60 से 80 आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि नियमित खाद के प्रयोग से होता है। अगर नियमित खाद का प्रयोग करोगे तो दोस्तों क्या होगा, उपज में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उपज में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों मिट्टी में वृद्धि ठीक है नहीं होगी, पानी में वृद्धि नहीं होगी। दोस्तों अजीब प्रश्न है। ठीक है, उपज में वृद्धि होगी। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से। दोस्तों गोबर और कूड़ा कचरा दोनों से बनाई जाती है कंपोस्ट खाद, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने दोस्तों तक जरूर आप लोग इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ें और देखें। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, अधिक शीघ्र गति से बढ़ते हैं या फिर धीमी गति से बढ़ते हैं? बढ़ते ही नहीं हैं इनमें से सभी। नाइट्रोजन उर्वरक की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन से अति शीघ्र बढ़ते हैं। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। जब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है किसकी वृद्धि होती है? दोस्तों रोगाणु प्रतिरोध में। ठीक है, रोगाणु प्रतिरोध में होती है। कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक आपका क्या होता है ये आपको बताना है। कीटनाशक दोस्तों विष युक्त होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कीटनाशक होते हैं उसमें विष होता है, विष युक्त होते हैं। ठीक है, बच्चों से कीटनाशक को दूर रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, चना व धान। खरीफ की फसल की बात की जा रही है तो खरीफ की फसल में आपका धान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हेरो खेत से निकालने का काम करता है। खरपतवार, मिट्टी, पानी या उपरोक्त सभी। बहुत सिंपल प्रश्न है। खरपतवार खेत से बाहर निकालने का काम करता है। डिबलर से बुआई नहीं होती है। किसकी बुआई नहीं होती है? गेहूं की, चना की, धान की या बाजरा की। इसमें आपका हो जाएगा धान की बुआई नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा अपलावन या प्रवाह विधि। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है या फिर न्यूटन है या फिर अर्ग है या मीटर है? एसआई की मात्रक की बात की जा रही है तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन सही हो जाएगा। अब यहाँ एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 जूल होता है। दोस्तों 1 जूल किसके बराबर होता है ये चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। तो 1 जूल आपका न्यूटन गुणे मीटर के बराबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, आ वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपसे कार्य की बात की जा रही है। यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ आपका होगा W/F। ठीक है, W/F आपका यांत्रिक लाभ हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चिमटा किसका उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक का, द्वितीय उत्तोलक का, तृतीय उत्तोलक का या मशीन का है? चिमटा की बात की जा रही है। उत्तोलक के बारे में हमने आपको नोट्स में बहुत ही अच्छे से समझाया था। अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाया है
आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। चिमटा किस उत्तोलक में आएगा, ये आपसे पूछा गया है। चिमटा आपका तृतीय उत्तोलक में आ जाएगा। कोशिका का भाग है, कोशिका किसका भाग है ये भी आपको बताना होगा। दोस्तों कोशिका आपका केंद्र का भाग होता है। किसका भाग होता है? कोशिका आपका केंद्र का भाग हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है, इसमें आपका क्या होगा? कोशिका भित्ति, रसधानी या जीव द्रव्य या केंद्रक। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पिंड की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका केंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका इसमें केंद्र हो जाएगा। क्या होगा? केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा। जीवन का मूल आधार क्या है? जीवन का मूल आधार आपसे पूछा गया है, तो जीवन का मूल आधार आपका जीव द्रव्य हो जाएगा। क्या होगा? जीव द्रव्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर की कितनी अस्थियां होती हैं? आपके शरीर में कितनी अस्थियां हैं आप ये बताइए। अस्थियां का मतलब होता है हड्डियां। इसमें आपका 206 हो जाएगा। दोस्तों जो नवजात बच्चे होते हैं, जो पैदा होते हैं, जो एग्जाम्पल में आप मान लो कि जो 1-2 महीने के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके बॉडी में कितनी अस्थियां होती हैं कमेंट बॉक्स में आप हमको बताओगे, ठीक है। जो बच्चे हाल ही में पैदा होते हैं उनकी बॉडी में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कितनी हड्डियां होती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट आपका है श्वसन अंग है। श्वसन अंग आपका क्या है? इसमें आपका हृदय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कंकाल तंत्र के कार्य हैं। कंकाल तंत्र के कौन से कार्य हैं आपको बताना है। श्वसन में सहयोग प्रदान करना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कुछ आपसे दांतों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। छेदक दांत कितने प्रकार के होते हैं आप मुझे पहले ये बताइए। दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। हमने आपको दांतों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था, ठीक है। चारों के कौन कौन से कार्य हैं वो भी हमने आपको बताया था। तो पहले आप बताइए कि छेदक दांतों में जड़ होती है। छेदक दांतों में जड़ होती है, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? कितनी होती है? ठीक है, 2। ठीक है दोस्तों, छेदक दांतों में जड़ 2 होती हैं। जैसे यहाँ पे आपका कि दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनेमल। इनेमल जो आपके व्हाइट दिखते हैं आपको दांतों के ऊपर, वे आपके इनेमल कहलाते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में सबसे मजबूत जो पार्ट होता है वह तो आपका ठीक है दांत का हिस्सा होता है, ठीक है। पूरी बॉडी में सबसे मजबूत दांत की हिस्सा होती है। जैसे यहाँ पे आपका है कि दांतों को दांतों को स्वच्छ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए या विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन के। अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों में कीड़े ना लगें, आपको पैरिया जैसे रोग ना हो, आपके दांत ना हिले, ना उसमें कीड़े पड़े, तो आपको विटामिन ए और विटामिन सी अधिक मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन सी का मतलब क्या है? आपका खट्टे चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए, यानी नींबू, आंवला, इन चीज़ों को आपको अधिक लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, दांतों के कार्य कौन कौन से हैं? दांत के कार्य कौन कौन से हैं? दांत के कार्य हैं चबाना, फाड़ना, ठीक, कूचना, हर काम होता है, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों के बाह्य भाग हैं, यानी दांतों के बाहर का भाग आपका कौन सा होगा? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल दंत, ग्रीवा दंत या शिखर। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम आपका पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है अग्न्याशय रस में पाया जाने वाला कीवर्ड है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा दा वाला, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि अमाशयिक ग्रंथियों
को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स आपका कौन सा होता है? इसमें आपका हो जाएगा गेस्टीन, ठीक है, गेस्टीन हार्मोन्स आपका हो जाएगा। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स है। शर्करा का नियमन करने का हार्मोन्स आपका क्या होगा? सहायता की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका इंसुलिन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा पैराथामोन, ठीक है, पैराथामोन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। जल में घुलनशील की बात की जा रही है, इसमें आपका विटामिन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अभी आपको दांतों से और भी प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए, इसमें आपका हो जाएगा दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। दांतों की मजबूती के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है और फास्फोरस की। किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि हमारी बॉडी की सभी हड्डियां, सभी अस्थियां, सभी दांत कहीं ना कहीं कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा ही इतनी मजबूत होती हैं। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण के द्वारा, ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देखा होगा कई जगह। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु का समस्त द्रव्यमान की बात यहाँ की जा रही थी, ठीक है, इसमें आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक भार होता है उसके परमाणु की उपस्थिति में न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। इसमें आपका हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के, ठीक है। ये क्वेश्चन फिलहाल तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जानना जरूरी है। परमाणु के नाभिक में स्थित होती है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन की विन्यास की बात की जा रही है, इसमें आपका 2 और 8 बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि निम्न में से तत्व का वह गुण जो पूर्णतः परमाणु द्रव्यमान से है, परमाणु आयतन से है, परमाणु क्रमांक से है और परमाणु त्रिज्या से है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका परमाणु क्रमांक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं के भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या की बात की जाएगी और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रा है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 14। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका कार्बन 12 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? इसमें आपका क्या होगा? CaOH2, ठीक है, CaOH2 यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि भौतिक परिवर्तनों में आपका क्या हो आता है? भौतिक परिवर्तनों में हमारा हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? दूध का फटना, मोम का जलना, मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना। प्रत्यावर्ती परिवर्तन की बात की जा रही है। यह प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। मोम का पिघलना आपका प्रत्यावर्ती परिवर्तन में आएगा। अब ये आपका प्रत्यावर्ती परिवर्तन क्या होता है? जैसे दोस्तों, अगर दूध फट गया तो वह आपका पुनः दूध नहीं बन पाएगा, ठीक है। मोम का पिघलना यानी जब मोम पिघल जाता है तो उसी मोम को हम
फिर से मोम के यूज में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मोमबत्ती का जलना। ओके, तो जब मोमबत्ती आपकी जल जाती है, पुनः आप उसे मोमबत्ती के रूप में नहीं बदल सकते हो। सब्जी का पकना। अगर कच्चा सब्जी आपका पक जाता है, पका हुआ सब्जी, आप उसको दोबारा से कच्चा नहीं कर सकते हो। लेकिन जब मोमबत्ती आपका पिघल जाता है, पिघले हुए मोमबत्ती से आप फिर से मोम बनाकर आप उससे मोमबत्ती के यूज में ले सकते हो। ठीक है, वही आपका प्रत्यावर्ती परिवर्तन में आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे आपको रासायनिक परिवर्तन की बात की जा रही है। रासायनिक परिवर्तन में आपका आएगा कागज का जलना। ठीक है, चलिए, ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी का फूटना आपका आएगा अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन में आएगा। अनियमित परिवर्तन क्यों आएगा? कि वह कभी भी किसी भी टाइम फूट सकता है, उसका कोई भी नियम निश्चित नहीं होता, इसलिए वह अनियमित परिवर्तन में आ जाता है। दिन रात का होना रासायनिक परिवर्तन में आएगा? नहीं। यह दोस्तों आपका, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अम्ल कौन से पदार्थ हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक पदार्थ में प्रोटॉन द्रव्यमान करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार वह अम्ल है, क्षार है, या फिर क्षारक है, या लवण है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन युगल ग्रहण करके उपसंयोजक बंधन बनाने की प्रवृत्ति है। इसमें आपका लुईस की धारणा के अनुसार यह आपका क्या है? लुईस की धारणा के अनुसार यह आपका अम्ल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? यह आपका अम्ल के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। किस पे आपका निर्भर करेगा? यह आपका आयन की मात्रा पर निर्भर करेगा। प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जिसका अणुभार अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्षार को उदासीन कर देता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक, चलिए, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ के मध्य उपसहसंयोजी बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। यह आपका क्या होगा? इसमें आपका आयन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आयन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उदासीनीकरण क्रिया है। अम्ल बनाता है, क्षारक बनाता है, क्षार बनाता है, या फिर लवण व जल बनाते हैं। उदासीनीकरण क्रिया की बात की जा रही थी। इसमें आपका हो जाएगा कि लवण व जल बनाते हैं। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा होती है। इसमें आपका हो जाएगा 13,700 कैलोरी। ठीक है, वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके हाइड्रेसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वे आपके हाइड्रेसिड कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन बनाते हैं वे आपके क्या कहलाएंगे? वे आपकी सामान्य लवण कहलाएंगे। ठीक है, आपके सामान्य लवण कहलाएंगे। लवणों में संकर लवण है। लवणों में संकर लवण आपका क्या होगा? NaKSO4। ठीक है, NaKSO4 यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से जो लवण जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं वह आपका क्या होगा? आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा CuSO। ठीक है, CuSO यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से जिस लवण का
जलीय विलयन क्षारीय होता है, वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका होगा CuSO4। ठीक है, CuSO4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 2, 3 या 4। एसिटिक अम्ल की क्षारकता की बात यहाँ पे की जा रही थी, इसमें आपका 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट या फिर वाहित मल। जल प्रदूषण की बात की जा रही है दोस्तों। जब भी आपका जल प्रदूषण आएगा तो इसमें आपका वाहित मल यानी बहता हुआ मल जो होता है वही आपका जल प्रदूषण हो जाता है। DDT एक है आपका क्या है दोस्तों, यह आपका एक औषधि के रूप में आ जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण आपके कौन कौन से होते हैं, ये आपके सभी में आ जाएंगे। ठीक है, कूड़े का जलना, आग का जलना या फिर वाहनों से निकला हुआ धुआं। ठीक है, ये सब आपके वायु प्रदूषण में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शीशा मुख्य रूप से प्रदूषण है किसका है, मृदा का है, वायु का है, ध्वनि का है या जल का है। वह तो शीशा आपका वायु का है। ठीक है, वायु का प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत आपदा नहीं है। अब मानवकृत आपदा इसमें आपका कौन सा नहीं है आपको बताना है। सिंपल सी बात है, भूकंप। ठीक है दोस्तों, भूकंप आपका मानवकृत नहीं है, यह आपका प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में। आपदा प्रबंधन विधेयक आपका 2005 में प्रस्तुत किया गया था। जनसंख्या विस्फोट का कारण आपका क्या है, इसमें आपका है दोस्तों अनियमित जन्म दर एवं संख्या वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है, सुनामी का निर्माण आपका पृथ्वी की प्लेट खिसकने के कारण हो जाते हैं। ठीक है, यही आपके सुनामी के बहुत बड़े कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध आपका किससे है, पानी के अंदर उत्पन्न उथल पुथल से। ठीक है, लहर से है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बादल फटने का अर्थ क्या है। बादल फटने का अर्थ क्या है, इसमें आपका हो जाएगा अचानक भारी वर्षा होना। ठीक है, अचानक भारी वर्षा होना वह आपका बादल के फटने का कारण हो सकता है। ये नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। आपका क्या कहलाएगा, आपका भूकंप ही कहलाएगा। ठीक है, कंपन वंपन आपका नहीं होगा, आपका भूकंप ही कहलाएगा। चक्रवात का आकार होता है, चक्रवात की आकार की बात की जा रही है तो यह आपका अंडाकार होता है। कैसा होता है, चक्रवात का आकार आपका अंडाकार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। 2006 में किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसमें आपका प्लेटो बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण आपका क्या होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा बोतल खोलने वाला यंत्र। क्या होगा, बोतल खोलने वाला यंत्र आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रबल क्षार आपका कौन सा है। प्रबल क्षार आपका NaOH हो जाएगा। क्या होगा, NaOH आपका प्रबल क्षार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका अधपका मांस खाने से होने वाला रोग क्या है, आपका एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप कुछ भी अगर अधपका खाएंगे, आपका रोटी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, कुछ भी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई ना कोई समस्या हो जाएगी। ठीक है, आगे चल के वह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोग बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रसाकुर संरचना पाई जाती है। रसाकुर संरचना पाई जाती है, यह आपका लार ग्रंथि में हो जाएगा। ठीक है, लार ग्रंथि में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आपका क्या है, बल्ब का जलना। बल्ब का जलना आपका भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नींबू में
पाया जाने वाला अम्ल, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल आपका कौन सा होगा? इसमें दोस्तों ठीक है आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। क्या होगा? साइट्रिक अम्ल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? विटामिन डी का सस्ता प्राकृतिक स्रोत की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा सूर्य की रोशनी, यानी आपका धूप हो जाएगा। ठीक है। श्रोता में आलंब होता है, श्रोता में आलंब आपका किसमें होता है? यहाँ आपका हो जाएगा किनारे पर। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा घड़ी, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है। इसमें आपका गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। अलीसा परीक्षण किया जाता है एड्स में, किसमें दोस्तों? ठीक है। एड्स और हेपेटाइटिस में आपका अलीसा टेस्ट होता है। नाइट्रोजन, अब यहाँ नाइट्रोजन की बात जा रही है। नाइट्रोजन अणु होते हैं, नाइट्रोजन अणु आपके त्रिकसा संयोजी बंधन होते हैं, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इसमें आपका 25 है, 25 बिल्कुल सही हो जाएगा। दाएं नियल से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चल जाता है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है। फेफड़ा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में आपकी क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, या फिर रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल में आपका रासायनिक ऊर्जा होता है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 100+ प्रश्नों को देख लिए हैं, लेकिन अभी हमने आपसे एक भी बार वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है, आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।